जो कॉग्निटिव डोमेन है, उसका जो लिंक है वो हमारे मेंटल फैकल्टीज़ से है, ठीक है? हमारी मेंटल जो प्रोसेसिंग है, उनसे लिंक करती है कॉग्निटिव डोमेन। तो जो कॉग्निटिव डोमेन है हमारी मेंटल स्किल से करती है, तो इसका मतलब है इसका डायरेक्टली जो लिंक है वो हमारे ब्रेन से है। ब्रेन हमारे हेड में मौजूद होता है, तो इसलिए उसने एक एच जो कि हेड को रिप्रेजेंट कर रहा था वो कॉग्निशन के लिए यूज़ किया है। नेक्स्ट है अफेक्टिव डोमेन। जो अफेक्टिव डोमेन है वो इमोशंस और हमारे एटीट्यूड्स, हमारी फीलिंग्स से लिंक्ड करती हैं। तो जो हमारी अफेक्शन जो हैं वो हमारे हार्ट से रिलेटेड होती हैं, तो इसलिए एक एच जो है वो अफेक्टिव डोमेन में को रिप्रेजेंट कर रहा था। नेक्स्ट था साइकोमोटर डोमेन। जो साइकोमोटर डोमेन है वो हमारी मोटर स्किल्स, हमारी फिजिकल स्किल से लिंक करती हैं। तो जो हमारी फिजिकल जो हमारी मूवमेंट्स होती हैं उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एच यूज़ किया था, जो कि हैंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हैंड जो है वो एक्चुअल में जो थर्ड एच है वो साइकोमोटर डोमेन के लिए यूज़ किया जा रहा है। अब हम पढ़ते हैं ब्लूम टैक्सोनॉमी, जो कि जिसमें जो ब्लूम ने सबसे ज़्यादा जो काम किया था वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे वर्क किया था। तो हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट को पढ़ते हैं। 1956 में जो ओरिजिनल टैक्सोनॉमी है ब्लूम की वो इंट्रोड्यूस करवाई गई थी। उसके 6 कैटेगरीज़ थी, जिसमें नॉलेज को डिवाइड कर दिया गया था, हमारी एजुकेशनल एक्टिविटीज़ को डिवाइड कर दिया गया था। वो 6 कौन-कौन सी थी? नॉलेज, कंप्रीहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन। इसके मैंने आपको शॉर्ट हिंट दिया था कैस के नाम से, कि आप कैस से याद रखें इसे, तो आपको कभी इसका सीक्वेंस नहीं भूलेगा। वैसे भी इसका सीक्वेंस इसके वर्किंग के हिसाब से है, जो इसके कैटेगरीज़ के नाम हैं वो इसकी वर्किंग के हिसाब से हैं, तो ये वैसे ही याद रहते हैं। तो आप लोगों को ज़्यादा आसानी होगी अगर आप सी के डबल ए एस ई को भी याद रखेंगे तो। अब जो है नॉलेज, नॉलेज में सिंपली जो है रिमेम्बरिंग से कॉन्सेप्ट लिया गया है, ठीक है? हमारा जो है रिकॉल करना नॉलेज को, ठीक है? जो हम कुछ चीज़ें पहले से जानते हैं, हम उनके बारे में उनको रिकॉल कर रहे हैं, तो वो चीज़ें नॉलेज में आ जाती हैं। इट इन्वॉल्व्स द रिकॉल ऑफ स्पेसिफिक एंड यूनिवर्सल मेथड्स एंड प्रोसेसेस, पैटर्न्स, स्ट्रक्चर्स और सेटिंग्स। आपको एग्जैक्ट डेफिनेशंस याद करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपको नॉलेज लेवल पे ये पता हो कि जो नॉलेज होता है वो सिंपली आपका प्रीवियसली लर्न मटेरियल है, उसको रिमेंबर करना, उसको रिकॉल करना होता है, ठीक है? तो इसके लिए मोस्टली यूज जो सेंटेंस है वो यही है कि रिमेंबरिंग ऑफ प्रीवियसली लर्न मटेरियल या रिकॉलिंग ऑफ प्रीवियसली लर्न मटेरियल, ठीक है? तो ये जो सबसे लोएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग है कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, सॉरी कॉग्निटिव डोमेन में सबसे लोएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग है, वो क्या है? नॉलेज। तो नॉलेज में सिंपल क्या होता है कि इसमें जो भी फैक्ट्स होते हैं स्टूडेंट के प्रीवियस नॉलेज, हम उसको रिकॉग्नाइज करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि या हम ये समझ लें मेमोराइज करा रहे होते हैं स्टूडेंट को कि पास्ट की चीज़ें, तो ताकि हम नेक्स्ट जो लेसन है वो कंटिन्यू करें। उसके बाद सेकंड आ जाता है कंप्रीहेंशन। कंप्रीहेंशन जो है, कंप्रीहेंशन रेफर्स टू अ टाइप ऑफ अंडरस्टैंडिंग द एबिलिटी टू ग्रास्प और कंस्ट्रक्ट मीनिंग फ्रॉम मटीरियल, ठीक है? अब इसमें क्या होता है कंप्रीहेंशन, जैसा कि कंप्रीहेंड करना किसी चीज़ को, कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना, ठीक है? ये कंप्रीहेंशन का जो लेवल है, ये स्टूडेंट की ये समझ लें कि वो एबिलिटी जिसमें वो किसी भी मटीरियल या किसी भी कॉन्सेप्ट के मीनिंग्स को अंडरस्टैंड कर पाए, ठीक है? वो चीज़ जो होती है वो कंप्रीहेंशन में शामिल होती है। अब इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम किसी भी मटीरियल, हम इस लर्नर को फॉर एग्जांपल इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, तो इंग्लिश में हमने हम रीडिंग चेक कर रहे हैं, तो हम नॉलेज लेवल को हम इस तरह चेक करेंगे कि हम उनको एक पैराग्राफ देंगे, देखेंगे कि क्या ये इंग्लिश को रीड कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि उनकी जो रिकॉलिंग या जो भी उन्होंने सीखा हुआ है, किस तरीके से उन्होंने वर्ड्स को पढ़ना है, प्रोनाउंसिएट करना है, वो चीज़ें हम चेक करेंगे। तो वो रिकॉलिंग में या रिमेम्बरिंग में आ जाएगी, ठीक है? या मेमोराइज़िंग में आ जाएगी।
अब कंप्रीहेंशन में क्या होगा? कंप्रीहेंशन में ये होगा कि अब हम उसी मटेरियल को हम स्टूडेंट को उसी पैराग्राफ को ट्रांसलेट करना बता रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पर उसकी वही एबिलिटी काम कर रही होगी कि वो उस ट्रांसलेशन को अंडरस्टैंड कर रहा है, ठीक है? यहाँ पर सिर्फ उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है, ठीक है? अब यहाँ पर इस सेकंड स्टेप में जो लर्निंग है वो वन स्टेप हायर हो गई है स्टूडेंट की नॉलेज में। जस्ट उसका प्रीवियस नॉलेज ही था, हमने उसको चेक किया। कंप्रीहेंशन में हमने उसको एक नया कॉन्सेप्ट दिया जिसको उसने अंडरस्टैंड किया। देन आते हैं एप्लीकेशन पर। जो एप्लीकेशन है इट रेफर्स टू द यूज ऑफ कॉन्सेप्ट्स इन पर्टिकुलर एंड कंक्रीट सिचुएशंस। तो एप्लीकेशन में क्या है कि इसमें जो उसने लर्न कर लिया है कोई भी कॉन्सेप्ट, ठीक है? अब उसको न्यू सिचुएशंस में यूज़ करने की जो एबिलिटी है वो उसमें डेवलप हुई है या नहीं। सिंपली अप्लाई से निकला है एप्लीकेशन कि वो अप्लाई कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा उस उन कॉन्सेप्ट्स को जो उसने सीखे हैं, ठीक है? इसकी जो मोस्ट फेमस सेंटेंस है वो सेकंड लाइन में देखें आप, द एबिलिटी टू यूज लर्न मटेरियल, ठीक है? यानी जो उसने मटेरियल सीखा, अंडरस्टैंड किया है, जो लर्न किया है उसको यूज करने की जो एबिलिटी है किसी न्यू सिचुएशन में, तो वो चीज़ यहाँ पर एप्लीकेशन लेवल पे उसको प्रमोट कर देगी, ठीक है? अगर वो उस सीखे हुए को अंडरस्टैंड किए हुए को अप्लाई कर पा रहा है तो। एनालिसिस। अब एनालिसिस में क्या होता है? अब एनालिसिस में ये होता है कि इसमें जो भी उसके कॉन्सेप्ट्स थे, जो चीज़ें उसने अंडरस्टैंड की हैं, उन तमाम को कुछ चंक्स में ब्रेक करके, ठीक है? उन तमाम एलिमेंट्स को पार्ट्स में डिवाइड करके वो उनको मतलब अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा है। एनालिसिस में यही आता है कि उन तमाम आइडियाज़ को या उन तमाम नॉलेज को जो उसने सीखा है उन्हें वो मतलब वन बाय वन सेपरेट करके देख रहा है, ठीक है? इससे क्या होगा? इससे उसे ये चीज़ काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है? जो कॉन्सेप्ट उसे कंबाइन में मिल गया, अब उसको वो अलग-अलग एनालाइज़ कर रहा है। तो उस एनालाइज़ करने से क्या होगा कि उसको उसमें मज़ीद एबिलिटी होगी एनालिसिस की और वो इस लेवल पे प्रमोट हो जाएगा। अब इसके लिए एनालिसिस के लिए यहाँ पर कुछ एग्ज़ाम्पल्स के तौर पे वर्ड्स लिखे हुए हैं। इंक्वायर कर, यहाँ पर जो एबिलिटी होती है लर्नर में वो एनालाइज करने की होती है, इंक्वायर करने की होती है, इन्वेस्टिगेट करने की होती है, डिटेक्ट करने की होती है, ठीक है? तो यहाँ पर वो ब्रेक डाउन कर देता है डिफरेंट पार्ट्स में, डिफरेंट एलिमेंट्स में जो भी उसने सीखा है उस नॉलेज को। सिंथेसिस में क्या होता है? इसमें वो सिंथेसाइज कर देता है, ठीक है? कंबाइन कर देता है फिर उन तमाम चीज़ों को जिन्हें वो एनालिसिस के दौरान अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर चुका था, उन सबको क्या करता है? वो कंबाइन कर देता है। तो ये यानी पूरा एक यानी ब्रॉड कॉन्सेप्ट या ब्रॉड नॉलेज डिज़ाइन हो जाता है यहाँ पर उसका। यानी उसका जो माइंड है पहले उसने अच्छे तरीके से डीपली अंडरस्टैंड करने के लिए एनालिसिस प्रोसेस किया, एनालिसिस वाले लेवल पे वो था, यानी उसने पार्ट्स में डिवाइड किया, उसके बाद उन तमाम को कंबाइन किया और उसको एक कंप्लीट शक्ल दी। उससे क्या हुआ कि कुछ न्यू नॉलेज भी प्रोड्यूस हुआ और उससे ये भी हुआ कि जो मतलब अब यहाँ पर वर्ड देखें एग्जांपल जो दिए हैं कि उसे कंपोज करने की भी स्किल आई उसमें, प्रोड्यूस करने की भी, असेंबल करने की भी, कंबाइन, डेवलप, कंस्ट्रक्ट, अरेंज, ऑर्गेनाइज और राइट, यानी उसने वो तमाम चीज़ें एक जगह पर इकट्ठी कर ली हैं और अब एक फुल नॉलेज बना लिया, ठीक है? सिंपल ये था सिंथेसिस का प्रोसेस। और उसके बाद नेक्स्ट है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन सिंपली एंड सबसे हाईएस्ट जो है ये लेवल है कॉग्निशन का। अब सिंथेसिस में क्या होता है? सिंथेसिस प्रोड्यूस जजमेंट अबाउट द वैल्यू ऑफ मटेरियल एंड मेथड्स फॉर गिवन पर्पस, ठीक है? अब यहाँ पर आप जो सीखा है, आपने जो किया, अब उसको आप इजीली मेजर कर रहे हैं, ठीक है? इजीली जज कर रहे हैं कि ये कितना यूज़फुल था या आप जो चाह रहे थे, जो सीखना चाह रहे थे उसके पर्पस को अचीव कर रहा था या नहीं कर रहा था, ठीक है? और फिर जो जजमेंट होती है वो आफ्टर द इवैल्यूएशन, इस इवैल्यूएशन के बाद ही आपकी फाइनल जजमेंट होती है। तो ये था कॉग्निटिव डोमेन। इसमें कोई ऐसी मतलब हाई-फाई चीज़ नहीं है जो आपके लिए डिफ़िकल्ट हो। आपको बस स्टेप बाय स्टेप इन तमाम चीज़ों को देखना है और उसी तरह सबसे हाईएस्ट जो है एट द एंड वो इवैल्यूएशन ही है जो कि असेसमेंट का मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। और चाहे किसी भी किस्म की लर्निंग हो उसमें एट द एंड इवैल्यूएशन पर ही स्टॉप होती है।
नेक्स्ट मैंने कल आपको थोड़ा-सा इंट्रोड्यूस करवा दिया था रिवाइज़ टैक्सोनॉमी, जो कि 2001 में ब्लूम टैक्सोनॉमी को ही, जो कि ओरिजिनल टैक्सोनॉमी थी, उसको रिवाइज़ किया गया है 2001 में। वो टैक्सोनॉमी 1956 में रिप्रेज़ेंट की गई थी, इंट्रोड्यूस करवाई गई थी, और ये 2001 में, ठीक है? अभी ये भी कुछ लोगों का ग्रुप था, कुछ साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इसी ब्लूम टैक्सोनॉमी को ही रिवाइज़ किया था, और इस टाइटल के साथ था टैक्सोनॉमी फॉर टीचिंग, लर्निंग एंड असेसमेंट, ठीक है? अब इसमें मैंने कल शॉर्टली आप लोगों को बता दिया कि डिफरेंस क्या था इन दोनों में। डिफरेंस कुछ भी नहीं था, बस रिवाइज उसको ये किया था कि वहाँ पर जो कैटेगरीज, 6 कैटेगरीज थी, उन्हें जो नाम दिए गए थे वो एज अ नाउन दिए गए थे, और यहाँ पर एज अ वर्ब जो कैटेगरीज है उनके नाम एज अ वर्ब यूज किए गए थे। कैसे? वहाँ पर नॉलेज था, यहाँ पर रिमेंबर था, ठीक है? जो उसकी वर्किंग थी ना, उसको यहाँ पर एज अ कैटेगरी नेम यूज किया जा रहा है। वहाँ पर कंप्रीहेंशन था, यहाँ पर अंडरस्टैंड था, वहाँ एप्लीकेशन था, यहाँ अप्लाई है, वहाँ एनालिसिस था, यहाँ एनालाइज है, और वहाँ पर एट द एंड था सिंथेसाइज। तो यहाँ पर यहाँ आके एक और डिफरेंस था इन दोनों में कि एट द एंड वहाँ इवेलुएशन होता था, लेकिन यहाँ इवेलुएशन पहले, या ये दोनों चीज़ें इंटरचेंज हो गई हैं। वहाँ पर जो सिंथेसाइज था, जहाँ पर आखिर में आप क्रिएट कर रहे थे या राइट कर रहे थे कुछ न्यू जो सीखा आपने, वो एट द एंड इन्होंने किया है, और इवैल्यूएशन पहले किया है। वो क्यों? इनका कहना ये था कि एनालिसिस के बाद अगर हम इवैल्यूएट करें और जजमेंट करें कि अब तक जो हमने सीखा है वो क्या था, कैसा था, या हमारे पर्पस को अचीव कर रहा है या नहीं, उसके बाद हम आखिर में क्रिएट पर आएँ, जहाँ पर हम अपने वर्क को प्रोड्यूस करें, असेंबल करें, सब कुछ करें, यानी ताकि इवैल्यूएशन के बाद जो भी फीडबैक मिले वो चेंज यहाँ पर दोबारा से हो जाए, ठीक है? हमें दोबारा से नौ इधर से ना शुरू होना पड़े, हमें यहीं पर इवैल्यूएशन के बाद ही हमें एट द एंड वो वाला काम करना चाहिए जिसमें हम कंबाइन कर रहे हैं, सारे नॉलेज को असेंबल कर रहे हैं। क्लियर है? मैम ये यस। यस। इवैल्यूएशन ये टीचर करेगा या स्टूडेंट करेगा? यहाँ पर कोई इवैल्यूएशन टीचर या स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। यहाँ पर स्टूडेंट का चल रहा है, ठीक है? ये सारा जो है ये स्टूडेंट का कॉग्निशन जो डेवलपमेंट है ना, जो कॉग्निटिव कॉग्निटिव एक्टिविटीज हैं वो बता रहे हैं कि फर्स्ट में नॉलेज में स्टूडेंट ने रिकॉल किया अपना नॉलेज, ठीक है? कंप्रीहेंशन में उसने अंडरस्टैंड किया कॉन्सेप्ट्स को, एप्लीकेशन में जो कॉन्सेप्ट उसने कंप्रीहेंड किए थे, अंडरस्टैंड किए थे, उन्हें अब वो अप्लाई करके देख रहा है, ठीक है? यूज कर रहा है। उसके बाद जो उसने अप्लाई किया, जो चीज़ें सीखी, उन तमाम नॉलेज को वो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करके, डिफरेंट उसमें कॉन्सेप्ट्स को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद उनको अच्छे से एनालाइज कर रहा है, उसको अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेट कर रहा है, ठीक है? उसके माइंड में कुछ क्वेश्चंस क्रिएट हो सकते हैं, वो उनको अच्छे तरीके से उनके आंसर फाइंड करने की कोशिश कर रहा है, उसके बाद पूरे नॉलेज को इकट्ठा सिंथेसाइज कर रहा है, फिर उसने जो सीखा है और जो कुछ नया सीखा है और जो उस पढ़े हुए से सीखा है, वो तमाम चीज़ें यहाँ पर असेंबल कर दी हैं। ये स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से चल रही है सारी बात, ठीक है? मैम जिस इसकी जो रिवीजन थी ब्लूम टेक्सोनॉमी की, ये ब्लूम ने ही की थी या किसी और ने की थी? कौन सी? ये जो रिवाइज हुआ है ये किसने नहीं, रिवाइज ये किया ब्लूम था? टेक्सोनोमी नहीं की थी, ये बाद में जो साइकोलॉजिस्ट आए थे, उन्होंने इस पर काम किया था। उन्होंने ब्लूम की टेक्सोनोमी को मज़ीद स्टडी किया था, और उसमें कुछ ज़्यादा नहीं, बाकी सब कुछ वही था, कॉन्सेप्ट्स उनके वही थे, बस थोड़ा-सा चेंज यही किया था जो मैंने आपसे डिस्कस किया। मैम इसमें एक चीज मुझे जो मतलब कंफ्यूज कर रही है, जी, जी। ये है ना, रिमेंबर पहले नॉलेज, उसके बाद कंप्रीहेंशन है, फिर एप्लीकेशन है। जी, अप्लाई बंदा उस वक्त करता है जब बंदा अच्छी तरह समझ लेता है। उसके बिल्कुल बाद एप्लीकेशन के बाद एनालाइज या सिंथेसिस कैसे हो सकता है? मतलब पहले बंदा एनालाइज करे, फिर उसे सिंथेसिस करे, उसके बाद अप्लाई करे। अप्लाई करें। अप्लाई अच्छा, तो उसके ऊपर होना यहाँ चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल। अब वो जो क्रिएट है ना, वो क्रिएट अप्लाई से भी अपर लेवल की चीज़ है, ठीक है सेम ही चीज़। अप्लाई है छोटे लेवल पे यूज़ करके देख रहा है कुछ न्यू सिचुएशन में जो उसने सीखा है। अब आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि क्लास में अंडरस्टैंड किया कॉन्सेप्ट, और अब उसको अप्लाई करके देख रहा है क्लासरूम में ही, फॉर एग्जांपल अपने ही स्टूडेंट से डिस्कस कर रहा है उन चीज़ों को, मतलब ना डिफरेंट उसमें इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा है, सोल्व करने की कोशिश कर रहा है। अब जो क्रिएट आ जाता है ना, इसलिए इस अप्लाई को दरमियान में अंडरस्टैंड के फौरन बाद डाला गया, और अगर जो आखिर में एट द एंड क्रिएट आ रहा है, ठीक है? यहाँ पर यही काम है, अप्लाई वाला ही है, मिलता जुलता ही, अगर गौर करें तो।
लेकिन यहाँ पर कुछ न्यू प्रोड्यूस भी करने की तरफ है, कुछ न्यू कंस्ट्रक्ट भी कर सकता है एंड स्टूडेंट जो है वो इतना एबल है, उसका कॉग्निशन लेवल इतना बढ़ चुका है कि वो अपना एक किस्म का ये समझ लें कि कुछ न्यू राइट भी कर सकता है, कुछ न्यू डेवलप भी कर सकता है, ठीक है? यहाँ पर वो अब ये समझ लें रियल लाइफ वाली क्रिएशन आ रही है कि अब वो स्कूल क्या, वो अपने एनवायरनमेंट में भी जाके वो सीखे हुए तमाम नॉलेज को अप्लाई कर रहा है यहाँ पर, ठीक है? ये अप्लाई एक छोटा-सा समझ लें छोटे लेवल का एप्लीकेशन है, जो क्लासरूम में अंडरस्टैंड किया उसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फेलोज़ के साथ वो यूज़ कर रहा है, ठीक है? उन्हीं चीज़ों को इंटरप्रेट कर रहा है या फॉर एग्ज़ाम्पल मैथमेटिक्स हैं, उन्हें वो अटेम्प्ट करने की कोशिश करता है, ठीक है? सॉल्व करने की कोशिश करता है, तो ये चीज़ें जो हैं ये एप्लीकेशन लेवल पे आ रही हैं। इससे हायर जो है, जो आप कह रहे हैं कि इनके बाद होना चाहिए था, वो एट द एंड ये वाला लेवल है, ठीक है? एज ए जो है हमें ये लर्निंग आउटकम या हम लोग एंड पे कोई भी चीज में इंक्लूड करना चाहते हैं या कोई चीज उसमें जो है वो हमें ठीक नहीं लगती, तो ये उस जमरे में आएगी ना सारी चीज क्रिएट वाली हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही है। फीडबैक या फिर इसका लर्निंग आउटकम जो है। हाँ, ये जो थे ये न्यू जो कि इनकी इनोवेशन थी तो उनका कहना ये था कि इवैल्यूएशन के बाद ही वो सारा वो वाला काम करें, जो कि कुछ न्यू क्रिएट करने का है, ठीक है? तो जबकि यस ब्लूम ने क्या किया था, ब्लूम के अकॉर्डिंग जो था इवैल्यूएशन सबसे आखिर में जजमेंट पर आया था वो, ठीक है? सारे काम करने के बाद। तो बस यही चेंज था। आपको पता है ज़ाहिर-सी बात है हर बंदे के अपने आइडियाज़ हैं जो बाद में आने वाले हैं, उन्हें ये सूटेबल लगा तो उन्होंने जो सिंथेसिस था वो सबसे एंड में कर दिया है और इवैल्यूएशन पहले के पहले हमें जजमेंट कर लें, हमें जो भी पता चलेगा, जो भी चीज़ें हमें मिलेंगी, ठीक है? जो भी क्रिटिसिज़्म और जो भी चीज़ें होंगी वो सारी फिर हम एट द एंड कुछ न्यू प्रोड्यूस करें, ठीक है? यस आगे समझ। ओके, और अच्छा मैम मैं पहले ये स्लाइड को बता थोड़ा छोटा कर रही हूँ, मैं फुल शो नहीं कर रही स्क्रीन क्योंकि अब जैसे ही क्लास हमारी स्टार्ट हुई थी 5 मिनट्स बाद लाइट चली गई, तो मुझे आइडिया रहेगा मेरी बैटरी इसका लैपटॉप की बैटरी का, ताकि मैं रिकॉर्डिंग हमारी ज़ाया ना हो, वो सेव होती रहे। एक्सक्यूज मी मैम मैम। ठीक है, काइंडली ये बता दें ये ब्लॉम टैक्सोनॉमी जो है इधर इस पे किसी बंदे ने तो वर्क किया है ना, ये जो नई आई है 2001 में। नहीं, हाँ जी, बिल्कुल, इस पे कोई वर्क नहीं है, ये माइनर सा चेंज है, ठीक है? लेकिन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये टैक्सोनॉमी हमारे पेपर में लेक्चर एजुकेशन के पेपर में ये पूछा जा चुका है रिवाइज़ के बारे में, इसलिए मैंने इसे इंक्लूड किया है कि इसके बारे में आपको पता हो कि रिवाइज़ टैक्सोनॉमी क्या है। उसके अलावा इंटरव्यू पैनल भी इस इंटरव्यूज़ में ब्लूम टैक्सोनॉमी और उसकी रिवाइज़ टैक्सोनॉमी के बारे में स्टूडेंट से ज़िक्र कर रहा था और मोस्टली स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने रिवाइज़्ड टैक्सोनॉमी के बारे में तो पता ही नहीं था और किसी बुक में है भी नहीं ये। तो ये अभी तक की जो बुक्स पब्लिश हुई हैं उनमें ये नहीं बताई गई थी, शायद अब आने वाली में क्योंकि ये पेपर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है रिवाइज़ टैक्सोनॉमी के हवाले से कि कब रिवाइज़ होती है, क्या क्वेश्चन मुझे एग्ज़ैक्ट याद नहीं है, तो इसलिए इसे मैंने इंक्लूड किया सिलेबस में। मैम फिर हम ठीक है। इसके बारे में यही बताएंगे, कुछ साइकोलॉजिस्ट और एक्सपर्ट्स का ग्रुप था जिन्होंने इसको हाँ रिवाइज जी, किया। हाँ जी, बिल्कुल यही बताएँगे कि ब्लूम के वर्क को स्टडी किया और उसको फर्दर मतलब अपने उसमें उसको रिप्रेज़ेंट किया है और अगर इनके दरमियान डिफ़रेंस पूछें तो सबसे मेजर डिफ़रेंस आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही। कौन बोल रहे हैं ये? अहमद एक्सक्यूज मी ताहिर का मैम। माइक ऑन है तो फीमेल लेकिन मैम ये जो स्टेप्स हैं कॉग्निशन के, कॉग्निटिव डोमेन के, जी। ये सिर्फ स्टूडेंट के लिए हैं या फिर हर वो इंसान जो लर्निंग प्रोसेस में एंटर होता है ये वो हर इन उस तमाम इंसान के लिए है। स्टेप्स होता है? हाँ जी, बिल्कुल ये हर अच्छा उस अच्छा। इंसान के लिए है, लाज़मी नहीं है कि स्कूल लेवल की कोई स्टडी कर रहे हैं वही स्टूडेंट है। अस्सलामुअलैकुम। लर्नर जो कोई किसी भी किस्म की लर्निंग कर रहे हैं उनके लिए है। हाँ जी, कौन हाँ बात कर रहे जी। हैं? हाँ मैम, हमारे सर गुज़म्फर थे, उन्होंने हमें ना इसके बारे में बताया था कि जो थे ना डेविड कार्थोल, उनके स्टूडेंट्स थे जी, लॉरेन एंडरसन, उन्होंने इसे रिवाइज किया था। ये जो ब्लूम यहाँ पर टेक्सोनोमी है ना इसको रिवाइज। यहाँ यहाँ पर हाँ, हो सकता है नेम्स वगैरह हों लेकिन नेम्स मुझे मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉरेन लॉरेन एंडरसन थे, ये मेरी कॉपी पे ना नोट है, सर ने हमें बताया था, हाँ तो जी। उन्होंने इसे रिवाइज किया था। चलें ठीक है, अगर आपके पास है तो कोई बात नहीं आप याद कर लें उसे, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट इनका डिफ़रेंस है, मेरा नहीं ख़्याल क्योंकि ब्लूम ये जो भी है हाँ, लेकिन अच्छी बात है अगर आपके पास इतना डीप है कि आप उसके नेम्स भी आपको याद हैं, किन लोगों ने इस पे वर्क किया था, तो आप उसको याद कर लें।
अच्छा जी, यहाँ पर मैंने कुछ यही जो हमने रिवाइज़ टैक्सोनॉमी स्टडी की है, उसी के ही कुछ वर्किंग्स को मैंने यहाँ पर वर्ब्स में ही कुछ वर्ड्स हैं लिखे हुए हैं, इन्हें आप स्टडी खुद कर लीजिएगा कि रिमेंबर मतलब यहाँ पर रिकॉग्नाइजिंग और रिकॉलिंग हो रही है, अंडरस्टैंड वाले लेवल पे इंटरप्रेट हो रहा है, एग्जाम्पलीफाई किया जा रहा है, क्लासीफाइंग किया जा रहा है, समराइजिंग, यानी ये काम करने के काबिल हो जाते हैं इन लेवल्स पर। ये बहुत बेसिक से हैं, ये सिर्फ आपकी स्टडी के लिए हैं, इसे देख लीजिएगा आप। नेक्स्ट है अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन के बारे में हम पढ़ते हैं, ये सेकंड जो है डोमेन थी ब्लूम टैक्सोनॉमी की, और इस डोमेन में क्या था कि जो कौन सा वाला एच इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन बताएगा? हैंड मैं सॉरी हार्ट 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 अच्छा लुबना, मज़े की बात बताऊँ, मैं अभी आपका ही नाम कॉल करने लगी थी कि लुबना आप बताएं, और आपने ही माइक ऑन करके बोला है। हाँ जी, अफेक्टिव डोमेन है हार्ट को ठीक है, हार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है अफेक्टिव डोमेन को, ठीक है। अब ये जो है इसको इसमें क्या था, ये जो था हमारे जो भी लर्नर्स हैं उनके एटीट्यूड्स, उनकी लाइकिंग डिसलाइकिंग, उनकी वैल्यूज फीलिंग्स हैबिट्स, ठीक है, इमोशंस, इन तमाम से कंसर्न करती थी कि यहाँ पर जो एक्टिविटी लर्निंग एक्टिविटी इन्वॉल्व हो रही है वो स्टूडेंट की अफेक्शंस हैं, ठीक है, तो वो इन्वॉल्व हो रही हैं यहाँ पर। लाइक कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स, अफेक्टिव ऑब्जेक्टिव्स कैन आल्सो बी डिवाइडेड इनटू हिरार्की, ठीक है, रैथहोल के अकॉर्डिंग, जो हिरारिकल ऑर्डर में ही थे जिस तरह कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स हैं। उसके अलावा दिस एरिया इज कंसर्न विद फीलिंग्स और इमोशंस, ठीक है, जो बातें मैं कह चुकी हूँ ये वही लिखी हुई हैं। अगेन द टेक्सोनॉमी इज अरेंज फ्रॉम सिंपलर फीलिंग टू दोज दैट आर मोर कॉम्प्लेक्स। कॉग्निटिव भी आपने देखा होगा सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जा रही थी आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है, हाईएस्ट लेवल इवेल्युएशन हो गया था। इसी तरह ये टेक्सोनॉमी भी है, सिंपल से शुरू होगी, सिंपल इमोशन सिंपल फीलिंग से स्टार्ट होगी और कॉम्प्लेक्स की तरफ चली जाएगी। दिस डोमेन वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड इन 1964 बाय डेविड रैथहोल एज द प्राइमरी मैम ऑथर। आवाज़ नहीं आ रही, मेरे ख्याल में नेट का मसला। आवाज सबको नहीं आ रही या इनको प्रॉब्लम है, बताएं मुझे प्लीज। मैम आपकी आवाज मैम भी हमारी क्लियर तरफ तो क्लियर है। ओके क्लियर है मैम। क्लियर है क्लियर ओके, है। फिर आपकी तरफ ना नेट का इशू हो सकता है, आप दोबारा से रीजॉइन कर लें। अच्छा जी, ये डोमेन जो है 1964 में डेविड रैथहोल ने, ठीक है, इसको इंट्रोड्यूस करवाया था। अब जो इनके ईयर्स हैं ना उसको याद रखने का भी मैं आपको एक फिगर बताऊंगी, लेकिन जब हम साइकोमोटर भी पढ़ लेंगे तब, ठीक है। तो उसके बाद अब अफेक्टिव डोमेन में क्या है, अफेक्टिव डोमेन के 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, 5 एरियाज हैं जिसमें तमाम इमोशंस को कैटेगराइज किया गया है, रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग और करेक्टराइजिंग। अब यहाँ पर मैं बताती जाऊँ कि यहाँ पर रिसीविंग की जगह कुछ जगहों पर अटेंडिंग, ठीक है, अटेंडिंग भी नाम दिया हुआ है, यानी कुछ जगहों पे नाम है अटेंडिंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग, करेक्टराइजिंग, ठीक है। तो अब इसकी जो मैंने हिंट बनाया हुआ है वो है आर वर्क, या सिंपली आर वर्क बोलें, डबल आर वर्क, ठीक है, आपको खुद ही याद आ जाएगा क्योंकि अटेंडिंग एंड रिसीविंग सेम थिंग है। कभी भी ये माइंड में मत रखिएगा, कभी अटेंडिंग कर दें और रिस्पॉन्डिंग के बजाय रिसीविंग कर दें, ठीक है। अटेंडिंग, रिसीविंग, सॉरी, अटेंडिंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग, करेक्टराइजिंग, और या फिर अटेंडिंग को ही रिप्लेस कर दें रिसीविंग के साथ, ठीक है। तो अब ये नाम मैंने आपको बता दिए हैं, कुछ जगहों पे रिसीविंग है, कुछ जगहों पे अटेंडिंग है, ये सेम सेम लेवल है। अब यहाँ पर हो करते क्या हैं, अटेंड रिसीविंग में, रिसीविंग जो है सिंपल यहाँ पर कि स्टूडेंट की विलिंगनेस को शो करता है कि स्टूडेंट इस वक्त कुछ सीखने के लिए विलिंग है या नहीं है, ठीक है, कुछ लर्न करने के लिए विलिंग है या नहीं है। तो ये चीज़ जो है ये रिसीविंग को शो करती है, यानी पैसिवली पेइंग अटेंशन, यानी विलिंगनेस स्टूडेंट की शो हो रही है कि वो उधर क्लास में आकर बैठ गया है, ठीक है। तो और पैसिवली यानी कोई एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं है उसकी, वो जस्ट रिसीव कर रहा है जो उसे पढ़ाया जा रहा है या जस्ट अटेंड कर रहा है, ठीक है। अब आपको पता है अटेंड करने में और नेक्स्ट लेवल पे जो वर्ड है रिस्पोंड, रिस्पोंड करने में फ़र्क होता है। अटेंड करना होता है सिंपल, आप उस जगह में उस जगह जाकर बैठ गए हैं, शामिल हो गए हैं, अटेंड कर लिया। रिस्पोंड का मतलब ये होता है कि आप वहाँ जाकर पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं। तो ये जो 2 लेवल्स हैं इनमें फ़र्क भी यही है कि फर्स्ट में अटेंडिंग में पैसिवली अटेंशन दे रहा है और रिस्पोंडिंग में एक्टिवली लर्निंग हो रही है और रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, जो भी सीख रहा है।
तो ये दोनों जो चीज़ें हैं ये इसी को मतलब ये 2 ही लेवल्स बता रहे हैं कि सबसे फर्स्ट में उसने विलिंगनेस शो कर दी और वो अटेंड कर रहा है। सेकंड में उसकी एक्टिव पार्टिसिपेशन हो गई है, ठीक है? और वो क्या कर रहा है अब रिस्पॉन्ड कर रहा है। यानी जो उसे जो भी पढ़ाया जा रहा है वो उसमें पार्टिसिपेशन उसकी फुली हो रही है। अब जो वैल्यूइंग वाला जो थर्ड कैटेगरी है, इसमें ये है कि जो चीज़ वो सीख रहा है, अंडरस्टैंड कर रहा है, जो चीज़ उसे पढ़ाई जा रही है, अब वो उसको वैल्यू मतलब इम्पोर्टेंस दे रहा है, ठीक है? अच्छा स्लाइड जो है मेरी आगे ये हुई है, अच्छा चेंज, ठीक है। ओके, तो वो उसे वैल्यू दे रहा है, ठीक है? इम्पोर्टेंस दे रहा है, उसे यानी कि इग्नोर नहीं कर रहा। और फिर इससे क्या होगा कि इस वाले लेवल पे जो है स्टूडेंट फॉर एग्ज़ाम्पल कि वैल्यू किस तरह दे रहा है, अब उसने जो सीखा है वो कमेंट करता है कि ये तो बहुत यूज़फुल है मेरे लिए, मुझे ये समझकर या ये पढ़कर बहुत अच्छा लगा। तो इसका मतलब ये वो जो कमेंट दे रहा है, वो जो रिस्पॉन्स दे रहा है उस चीज़ के बारे में, वो उस चीज़ को वैल्यू एंड वर्थ दे रहा है, ठीक है? तो ये साथ उसके अटैच कर देता है उस इन्फॉर्मेशन के साथ वैल्यू एंड वर्थ को इस लेवल पर आकर। अब ऑर्गेनाइज़िंग में क्या होता है? ऑर्गेनाइज़िंग में ये होता है कि वो जो होते हैं जितना भी मतलब इन्फॉर्मेशन है उसको एक जो भी उसने सीखा है उसको अरेंज कर लेता है। अब चाहे अपने माइंड में कह लें, चाहे आप जो भी उसने अंडरस्टैंड किया, जो भी सीखा है उसको एक सीक्वेंस से अरेंज कर लेता है, ऑर्गेनाइज कर लेता है। उन डिफरेंट वैल्यूज़ को जो उसने सीखी हैं उन्हें इकट्ठा कर लेता है, ठीक है? तो ये सिंपली इस लेवल पे यानी कि अगर मैं वर्ड्स यूज़ करूँ तो 1-2 तो ये आपके सामने लिखे हैं, अरेंजिंग एंड इलैबोरेटिंग द इन्फॉर्मेशन, ठीक है? जो उसने गेन की है। उसके अलावा ब्रिंगिंग टुगेदर द इन्फॉर्मेशन, ठीक है? और उसके अलावा यहाँ पर समझ लें कि ये ऑर्गेनाइज़ कर लेता है अपने पूरे उस वैल्यू सिस्टम को जो उसने लर्न किया है, सीखा है। अब यहाँ पर वैल्यूज़ और एटीट्यूड्स, बिहेवियर्स की ही बात होगी क्योंकि ये अफेक्टिव डोमेन है। यहाँ पर स्टूडेंट की, लर्नर की जो लर्निंग है वो सारी उसकी पर्सनैलिटी लर्निंग के तौर पर ही यहाँ पर शामिल होगी, ठीक है? अब कैरेक्टराइजिंग में क्या होता है? कैरेक्टराइजिंग में ये होता है कि जो अब उसने वैल्यूज़ सीख चुकी हैं, ठीक है? जो वैल्यूज़ उसने सीख ली हैं, अब उसको वो अपने मतलब बिहेवियर में चेंज ला रहा है वो उसकी वजह से, ठीक है? अब बिहेवियर में चेंज किस तरीके से लेके आ रहा है कि उस चीज़ को अडॉप्ट कर रहा है, ठीक है? जो उसने सीखा है। और ये सबसे हाईएस्ट लेवल है अफेक्टिव डोमेन का कि वो अपने करैक्टर का, इसको याद रखने का सिंपल तरीका कैरेक्टराइजिंग है, तो यानी वो अपने करैक्टर का, अपनी पर्सनैलिटी का पार्ट बना रहा है। कैसे कि अब उसमें वो चेंज इस तरीके से, वो लर्निंग, वो वैल्यू इस तरीके से डेवलप हो चुकी है कि अब उसके बिहेवियर से भी नज़र आता है कि हाँ जी, उसने ये चीज़ें सीखी हैं या ये चीज़ उसको पता है। उसकी फीलिंग्स, उसके एटीट्यूड्स, उसके बोलने, उठने, बैठने सब चीज़ों से पता चल रहा है कि उसने कोई कुछ सीखा है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल कि अब ड्राइविंग जो रूल्स हैं, तो वो चीज़ जो है उसको उसने जब वो रोड पर आया है और खुद से अब ड्राइव करने लगा है, तो उन्हीं चीज़ों को वो फ़ॉलो कर रहा है। तो उस टाइम पे वो कैरेक्टराइज़िंग वाले लेवल पर है कि उसने वो तमाम चीज़ें जो हैं, जो भी सीखा था, वो अब अपना यानी उसके बिहेवियर पे भी उसका असर पड़ा है और अब वो उसी तरीके से ही सारे काम कर रहा है। क्लियर है? ये इसकी Yes, पिक्टोरियल इमेज था, ठीक है? रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कैरेक्टराइजिंग, ये पिरामिड इसकी हायरार्की को शो कर रहा है। ये थोड़ी-सी इसकी डिटेल है, वैल्यूइंग, रिसीविंग, ऑर्गेनाइजिंग इन्हीं की, ये आप लोग खुद से स्टडी कर लीजिएगा। वही सेम चीज़ें जो मैंने आप लोगों को अभी वहाँ बताई हैं, ये सेम यहाँ पर बताई हुई हैं, थोड़ी-सी डिटेल में है। लेकिन आप लोगों को मैं अब भी यही कहूँगी कि बजाय रट्टे लगाने से बेहतर है कि आप लोग कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखें अपने। आप लोगों को इस तरह थ्योरीज़ को रटने से ज़्यादा बेहतर है कि कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखें। हाँ, जो सेंटेंस या जो चीज़ इम्पोर्टेंट होती है उसे मैं 2 से 3 बार रिवाइज़ कर देती हूँ कि ये इम्पोर्टेंट है। जैसे मैं नॉलेज में बता रही थी कि रिमेंबरिंग ऑफ ऑलरेडी लर्न्ड मटीरियल, ठीक है? रिकॉलिंग ऑफ लर्न्ड मटीरियल।
तो इस तरह के जो सेंटेंसेस इंपॉर्टेंट हैं बस उन्हें अपने माइंड में रखें ताकि आपको फिर पहचानने में भी आसानी हो और अपने कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर रखें। इन्हें आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट है साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर डोमेन में क्या है? साइकोमोटर डोमेन का जो फोकस होता है वो हमारी फिजिकल स्किल्स पर है, ठीक है। तो अब ये भी ब्लूम ने ही आइडेंटिफाई की थी, लेकिन इन पे काम ब्लूम नहीं कर सका था। ब्लूम ने जस्ट कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे काम किया था। इन पे बाकी काम करने वाले लोग और थे, ठीक है। जिस तरह उस पर जो काम किया था वो रैथहोल ने किया था अफेक्टिव पर, और अब साइकोमोटर पे है, सिम्पसन ने काम किया था। तो अब जो साइकोमोटर डोमेन है ये 2 वर्ड से ड्राइव की गई है, साइको प्लस मोटर, ठीक है। अब साइको क्या है? हमारे माइंड से, ठीक है। साइकी से हमारे जो साइको वर्ड है वो हमारे माइंड से ही कनेक्ट कर रहा है, तो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। मोटर हमारे एक्शंस ऑफ मसल्स, ठीक है। अभी इसका जो ओरिजिनल आइडिया था वो कह रहे हैं 1972 में जो था उसको मजीद काम किया गया था 1972 पे, वरना ब्लूम ने ही इंट्रोड्यूस, ये तीनों डोमेन्स ब्लूम ने ही कॉन्सेप्ट दिया था, तभी ब्लूम टेक्सोनोमी का पार्ट बनाया जाता है इन्हें। लेकिन इनके ऊपर काम जो किया था वो रैथहोल ने अफेक्टिव पे और साइकोमोटर पर सिम्पसन ने किया था। 1972 में सिम्पसन ने किया था, ठीक है। और ये भी उसी ऑर्डर, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स ऑर्डर को ही रिप्रेजेंट कर रही थी, उसी बेस पे इसे डेवलप किया गया था। अब मैंने आपको कहा था इनके ईयर्स याद रखने का तरीका, तो ईयर्स याद रखने के लिए मैंने एक जो है हिंसा बनाया हुआ है 657 657, ठीक है। सॉरी ईयर्स कह रही हूँ, सॉरी, लेवल्स, इनकी लेवल्स की तादाद, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं इनकी अरेंजमेंट के हवाले से, तो अरेंजमेंट के हवाले से भी मैं इसीलिए आपको हिंट दे रही हूँ। पहले कैस का बनाया था, उसके बाद आरवक का बनाया है, ठीक है। तो इसके जो लेवल्स की तादाद याद रखने के लिए मैंने हिंसा बनाया था वो 657 का बनाया था, कि पहले जो कॉग्निटिव डोमेन है उसमें 6 लेवल्स हैं, फिर अफेक्टिव डोमेन है उसमें 5 हैं, और अब साइकोमोटर डोमेन है इसमें 7 लेवल्स हैं। तो 657 का एक बनाया हुआ था। और अब हम देखते हैं साइकोमोटर डोमेन में हमारी फिजिकल मूवमेंट्स, हमारे जो मसल्स हैं उनकी कोऑर्डिनेशंस, ठीक है, हमारे देखिए मोटर मैम, स्किल एरिया। जी, मैम आपने कहा था ना मैं ईयर्स याद करने के लिए भी आपको टेक्निक वो वो मैं बताऊंगी। गलत बोल गई थी, मैंने ईयर्स के बारे में नहीं, मैंने लेवल्स का ही कहना था आपको, लेकिन मेरे, ओके ओके हाँ ओके, जी, जज़ाकल्लाह। ओके। तो ईयर्स तो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, वो 1956 थे, ठीक है। तो हाँ जी, और इजी है, इजी हाँ, है। ये इजी है, 1956 था, ये 1964 है, वो 1972 है, ठीक है। तो उसके बाद है इनका बस सीक्वेंस ना भूलें आप, इनके लेवल्स का, और उसके अलावा इनकी तादाद के कितनी स्टेजेस किसने इंट्रोड्यूस करवाई थी, ठीक है। अच्छा जी, सम टाइम इस बात पे भी बहस हो जाती है कि ये तो ब्लूम टेक्सोनोमी है, तो ये फिर रैथहोल ने क्यों करवाई, सिम्पसन ने क्यों करवाई। तो मैं इसी का बता रही हूँ कि ब्लूम ने इनको आइडेंटिफाई तो कर लिया था, ठीक है। इनके बारे में बता तो दिया था, 3 उसमें डिवाइड तो कर दिया था 3 डोमेन्स में, लेकिन वो काम सिर्फ कॉग्निटिव पे ही कर सके थे। तो बाकी आने वाले लोगों ने फिर ब्लूम ने ही यानी इनकी बेस रखी थी, फिर ब्लूम की ही टेक्सोनोमी को आगे आने वाले लोगों ने उन पे काम करके साइकोमोटर और उसका जो असल जो जिनके ये समझ लें सर पे सहरा रखा था इसका, वो सिम्पसन ने साइकोमोटर, और साइकोमोटर से याद रहे, मिक्स नहीं होगा आपको, एस की साउंड आ रही है साइकोमोटर, एस फॉर सिम्पसन, ठीक है। सिम्पसन ने साइकोमोटर को इंट्रोड्यूस करवाया था 1972 में, और इसी तरह अफेक्टिव डोमेन को रैथहोल ने करवाया था। अब जो इसकी टैक्सोनॉमी के जो इसकी वो थी, वो क्या थी? परसेप्शन, सेट, गाइडेड रिस्पॉन्स, मैकेनिज्म, कॉम्प्लेक्स ओवर्ट रिस्पॉन्स, एडॉप्टेशन, ओरिजिनेशन, ठीक है। अब मैंने इसका जो एक वो बनाया हुआ, वो मैंने बनाया हुआ पी सिग्मा काउ के नाम से, ठीक है। क्योंकि थोड़ा-सा डिफरेंट था, इनके कोई अरेंजमेंट नहीं थी वर्ड्स की, तो इसलिए मैंने उनको उसी तरीके से याद रखने पी सिग्मा काओ के नाम से बनाया था, और वो हमेशा याद रहता है। फ़नी तो लगता है लेकिन याद रहता है, PSGMCAO, ठीक है। परसेप्शन, सेट, गाइडेड रिस्पॉन्स, मैकेनिज्म, कॉम्प्लेक्स ओवर्ट रिस्पॉन्स, एडॉप्टेशन, ओरिजिनेशन। अब परसेप्शन क्या है? ठीक है, परसेप्शन के बारे में हम देखते हैं। परसेप्शन होता है कोई भी चीज़ परसीव कर ली है, ठीक है? कुछ भी सीख लिया है।
और अच्छा एक बात और, ये वाला कौन से एच को रिप्रेजेंट कर रही है? साइकोमोटर डोमेन, रिकॉल कर लें जरा। मैम हैंड। एंड को कर रही है, ठीक है। तो अब इस ये 7 इसके सब ग्रुप्स हैं। परसेप्शन को हम पढ़ रहे हैं। परसेप्शन में ये है कि जो हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं वो कुछ मतलब उसके सामने कुछ क्यूज रख दिए गए हैं, तो वो हमारे जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं वो अवेयर हैं उन चीज़ों से और वो उनको परसीव कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल वो सामने कंप्यूटर की स्क्रीन देख रहे हैं तो फौरन परसीव कर रहे हैं कि ये कंप्यूटर है, ठीक है। हम इससे लर्निंग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जो उसकी परसेप्शन, ये सबसे बेसिक या सबसे सिंपलेस्ट कैटेगरी या लेवल है, फर्स्ट स्टेप, जिसमें वो कह रहे हैं कि यहाँ पर स्टूडेंट जो है वो जस्ट परसीव करता है, ठीक है, कि उसके सामने कंप्यूटर की स्क्रीन ऑन हो गई है, ठीक है। उसके बाद सेट वाली सिचुएशन आती है। इसकी मैं हमेशा एग्जांपल देती हूँ कि जैसे हम गेम खेलते हैं रेडी सेट एंड गो, ठीक है। तो ये सेट वाली पोजीशन वही होती है जब हम रेडी कहते हैं और सेट कहते हैं, तो जो रनर्स होते हैं वो सिचुएशन ऐसी हो जाती है, वो अपना एक लेग आगे करके और रेडी सिचुएशन में खड़े हो जाते हैं, और जब गो कहते हैं तब वो स्टार्ट कर देते हैं रनिंग। तो सेट वाली सिचुएशन उनकी वो रेडीनेस वाली सिचुएशन है, ठीक है, फीलिंग रेडी टू एक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जो लर्नर होता है, जो उसने स्क्रीन ओपन होते ही परसीव किया कि ये कंप्यूटर है, उसके बाद वो सेट वाली सिचुएशन में आ गया कि यहाँ पर अब वो रेडी स्टेट में है, कि वो अपनी रेडीनेस को शो कर रहा है या मेंटली रेडी हो चुका है कि अब उसने इस कंप्यूटर पे कोई वर्क करना है या कुछ सीखना है, ठीक है। सिंपल इसका यही है, यानी यहाँ पर एक किस्म का विलिंगनेस वाला ही आंसर शामिल हो रहा है कि वो विलिंग हो गया है और वो इस टाइम पे अपनी विलिंगनेस शो कर रहा है कि वो अब कुछ सीखने जा रहा है कंप्यूटर पर। गाइडेड रिस्पॉन्स क्या है? गाइडेड रिस्पॉन्स में यहाँ पर अब ये किसी मतलब स्किल को लर्न करने की तरफ स्टार्ट हो गया है, ठीक है। यहाँ समझ लें कि पहला स्टेप स्टार्ट हो गया है बिल्कुल बिगनिंग से, कि वो क्या करेगा यहाँ पर किसी की गाइडेंस के साथ, यानी उसे यहाँ पर गाइडेंस की ज़रूरत होगी। तो उस गाइडिंग सिचुएशन के अंदर, उस गाइडेंस के अंदर यहाँ पर ये स्किल को लर्न करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल या इस जगह पर जो ज़्यादा यूज़ होता है वो होता है इमिटेशन और ट्रायल एंड एरर, ठीक है। यानी इमिटेट करना, कॉपी करना। कॉपी किसको करेगा? जो उसका इंस्ट्रक्टर है या जो उसका टीचर है जो उसे सिखाने जा रहा है, उसको वो जो है स्टार्ट कर देगा कॉपी करना, इमिटेट करना। तो ये सबसे पहला लेवल होगा, और आपको पता है सबसे पहले लेवल में जो बच्चा होता है वो अपने सिखाने वाले को ही कॉपी करने की कोशिश करता है, ठीक है। फिर आहिस्ता-आहिस्ता उसमें एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा जो है वो शुरू डेवलप होना शुरू होती है, कि वो लर्निंग जो है किस तरह करेगा। फिर वो आहिस्ता-आहिस्ता मतलब इंडिपेंडेंट होना शुरू हो जाता है। स्टार्ट में वो डिपेंड कर रहा होता है, तो ये जो गाइडेड रिस्पॉन्स है यहाँ पर ये फुली डिपेंडेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है मैकेनिज्म, ठीक है। अब यहाँ पर जो उसने गाइडेड रिस्पॉन्स लेवल पे जो भी मतलब चीज़ सीखी थी, अब मैकेनिज्म में क्या है कि अब वो उसमें आहिस्ता आहिस्ता डिवेलप हो रही है, अब वो उसका हैबिट बन रही है, ठीक है, हैबिचुअल हो रहा है यहाँ पर। डेवलपिंग बेसिक प्रोफिशिएंसी, यहाँ पर सबसे पहला ये लेवल है जिसमें वो चीज़ अब उसने खुद में डेवलप करना शुरू कर दिया है। थोड़ा सा ये समझ लें कि इंडिपेंडेंट होने की तरफ स्टेप बढ़ाना शुरू कर दिया उसने। जो चीज़ उसने गाइडेड रिस्पॉन्स में सीखी थी, किसी के फुली कंट्रोल में और फुली जो है उसमें इमिटेट करके किसी को, वो चीज़ अब वो खुद से भी थोड़ी बहुत उसमें चेंज लाना शुरू कर रहा है। अब उसमें इतनी काबिलियत हो गई है कि वो बेसिक जो प्रोफिशिएंसी है वो उसकी डेवलप होना स्टार्ट हो जाए। तो ये मैकेनिज्म लेवल है, ठीक है। तो इसमें यानी कि कॉन्फिडेंस डेवलप होने लग जाता है लर्नर का, कि अब उसने थोड़ी किसी की गाइडेंस लेनी है और उस तरफ जाना है, ठीक है, खुद मुख्तारी की तरफ जाना है। कॉम्प्लेक्स ओवर्ट रिस्पॉन्स, कॉम्प्लेक्स ओवर्ट रिस्पॉन्स में क्या होता है कि यहाँ पर जो साइकोमोटर स्किल्स होती हैं वो ज़रा कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं, ठीक है। यहाँ पर ये समझ लें कि लर्नर की कोई मूवमेंट है, वो चीज़ें जो हैं अब वो कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। पहले अगर वो एक आध चीज़ को वो कर रहा था, तो अब आहिस्ता-आहिस्ता वो एक से ज़्यादा स्किल्स डेवलप कर रहा है अपने अंदर, ठीक है। परफॉर्मिंग विद एडवांस्ड स्किल, ठीक है। यहाँ पर स्किल लेवल जो है वो ज़रा स्मूथ हो जाता है, उसकी परफॉर्मेंस जो है वो उसमें अब उसको किसी की गाइडेंस जो है उसकी ज़रूरत नहीं रहती।
वो अब खुद से परफॉर्म करने की कोशिश करता है और एक बेसिक लेवल से एडवांस लेवल की तरफ जा रहा होता है। कि अब फॉर एग्जांपल रनिंग है, पहले वो सिर्फ सेट उसमें गाइडेड रिस्पॉन्स में उसके जो सिखा इंस्ट्रक्टर था उसको देख के रन कर रहा था, ठीक है, कैसे वो भाग रहा है वो भी वैसे ही भागेगा। मैकेनिज्म में क्या था, मैकेनिज्म में ये था कि थोड़ा सा अब थोड़ी सी देर के लिए वो अपना फेस को सीधा रख लेता है, अब उसे देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती इंस्ट्रक्टर को, लेकिन अभी भी इंस्ट्रक्टर थोड़ा उसके साथ है क्योंकि वो बेसिक लेवल पे है। कॉम्प्लेक्स ओवर्ट रिस्पॉन्स में क्या है कि अब इंस्ट्रक्टर उसके साथ नहीं है, अब वो कोशिश कर रहा है, मज़ीद उससे ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है और एडवांस्ड उसके अंदर स्किल्स आ रही हैं कि वो जो है मतलब जो उसे सिखाया गया है वो उसको अब इंडिपेंडेंटली जा रहा है, अब उसे किसी गाइड की ज़रूरत नहीं है। एडॉप्टेशन में क्या होता है, एडॉप्टेशन में क्या होता है, यहाँ पर जो उसकी स्किल्स है ना वो डेवलप हो जाती हैं फुली, ठीक है। अब यहाँ पर वो उसमें चेंज भी लाना शुरू कर देता है अपनी मर्जी का, ठीक है। अब रनिंग में वो अपनी कोई टेक्निक्स बना लेता है, अपनी कोई स्ट्रेटजीज बना लेता है कि उसने ऐसे विन करना है, ठीक है। ये चीजें उसने तो भागना सिखाया था ना इंस्ट्रक्टर ने। अब यहाँ पर एडॉप्टेशन में क्या हो रहा है कि वो मॉडिफाई कर रहा है अपनी उन्हीं मूवमेंट्स को जो उसने सीखी थी किसी से, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखा है मॉडिफाइंग मूवमेंट्स टू मीट स्पेशल सर्कमस्टांसेस, यानी अब उसने जीतने के लिए, ठीक है, उस स्पेशल पर्पस को अचीव करने के लिए अपनी मूवमेंट्स को, अपनी स्किल्स को खुद से मॉडिफाई करने की क्वालिटी जो है वो डेवलप हो गई है यहाँ पर। ओरिजिनेशन में क्या है, ओरिजिनेशन में क्या ये है कि अब वो सिचुएशन को सामने रखकर खुद से अपनी जो वो है मूवमेंट्स हैं या अपनी स्ट्रेटजीज हैं उन्हें न्यू वे में चेंज कर सकता है। वो कैसे, कि अब उसे पता है कि मेरे साथ जो मेरे अगेंस्ट खेलने वाला प्लेयर है वो आज ये होगा, और उसे पता है वो बहुत बेस्ट रनर है, तो वो अपनी स्ट्रेटजी को न्यू मतलब सिचुएशन के हिसाब से कर लेगा कि अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो मैं उस टाइम पे रनिंग इस तरह कर लूँगा, और अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो मैं स्पीड इतनी कर लूँगा, ठीक है। तो वो जो न्यू स्ट्रेटजीज क्रिएट कर रहा है वो सिचुएशन स्पेसिफिक मूवमेंट्स, ठीक है। ये इसके लिए यही वर्ड यूज़ किया गया, सिचुएशन स्पेसिफिक मूवमेंट्स। तो ये जो सिचुएशन स्पेसिफिक मूवमेंट वो क्रिएट कर रहा है ये ओरिजिनेशन लेवल पर होती है, और ये सबसे हाईएस्ट स्टेज होती है जहाँ पर वो ये समझ लें कि अपनी अब तमाम चीज़ें जो हैं उसकी अपनी हो जाती हैं। उसने मतलब खुद से ही क्रिएट करना शुरू कर देता है अपने तमाम आइडियाज़ को, अपनी तमाम स्किल्स को, यहाँ ये इस काबिल हो जाता है, सबसे हाईएस्ट लेवल है। जबकि एडॉप्टेशन में क्या था, एडॉप्टेशन में जो उसने सीखा था उसमें बस थोड़ा सा चेंज लिया लाने की, यानी उसमें काबिलियत आ गई थी। ये इसकी हायरार्की है साइकोमोटर डोमेन की, ठीक है। अब नेक्स्ट है सोलो टेक्सोनॉमी। अब मैं स्क्रीन बड़ी कर दूं कि अब लाइट की टेंशन नहीं है। अच्छा जी, अब है सोलो टेक्सोनॉमी। सोलो टेक्सोनॉमी को हम देख लेते हैं। सोलो टेक्सोनॉमी जो है इसका जो फुल फॉर्म है स्ट्रक्चर ऑफ द ऑब्जर्व्ड लर्निंग आउटकम, ठीक है। इससे भी रिलेटेड एमसीक्यूज आते हैं काफ़ी, सोलो से रिलेटेड भी। तो यहाँ पर यहाँ तक के स्ट्रक्चर ऑफ द ऑब्जर्व्ड लर्निंग आउटकम को ही इन्होंने बदल बदल कर लिखा होता है, और आपके सामने आपको चेक करना होता है कि इसमें से सोलो के है किसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। और इसको बिग्स एंड कॉलिस ने 1982 में इंट्रोड्यूस करवाया था। अच्छा जी, अब इसमें क्या था कि जो अंडरस्टैंडिंग के लेवल थे उनको 3 जो लेवल्स में डिवाइड किया गया था। अब ये वाली जो बात है ये बहुत कम जगहों पर है, ठीक है। ये जो मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया ये बहुत कम जगहों पर है। मोस्टली ऐसा है कि डायरेक्टली स्टार्ट कर देते हैं सोलो टेक्सोनॉमी के इनको कैटेगरीज या लेवल्स को स्टार्ट कर देते हैं कितने स्टेजेस हैं, लेकिन लेवल्स भी इन्हें जो अंडरस्टैंडिंग के लेवल्स हैं उसके हिसाब से इन्हें डिवाइड किया गया है। सरफेस लेवल, डीप लेवल और कॉन्सेप्चुअल लेवल। अब जो सरफेस लेवल है वो लोअर ऑर्डर स्किल्स हैं, ठीक है, और जो कॉन्सेप्चुअल लेवल है वो हायर ऑर्डर स्किल्स हैं, और डीप लेवल रिलेशनल है या मिडल लेवल है, ठीक है। तो ये 3 लेवल्स हैं। अब सरफेस लेवल या लोअर ऑर्डर जो थिंकिंग स्किल्स हैं उसमें इन्होंने 2 लेवल्स को जो 2 स्टेजेस थी सोलो टेक्सोनॉमी की उसको इंक्लूड किया। वो कौन सी हैं, यूनी स्ट्रक्चरल और मल्टी स्ट्रक्चरल, ठीक है। और जो डीप लेवल है उसमें रिलेशनल
को इन्होंने वो किया है, यानी रिलेशनल वाली स्टेज को शामिल किया, उसे डीप लेवल कहा है इन्होंने। और कॉन्सेप्चुअल जो हायर ऑर्डर स्किल है वो सबसे लास्ट जो स्टेज है एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट की, उसे इन्होंने इंक्लूड किया। अब इसमें क्या है, इसमें ये लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है ये भी सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की तरफ, लेकिन इसको अंडरस्टैंड करने का ये है, अंडरस्टैंडिंग है तो एक आइडिया को आइडियाज़ की तरफ, मल्टीपल आइडियाज़ की तरफ लेके जाती है, और एक रिलेट से एक्सटेंड करती है, ठीक है, रिलेट टू एक्सटेंड। तो ये इसका जो बेसिक है पर्पस है सोलो टैक्सोनॉमी का, मूविंग फ्रॉम आइडिया टू आइडियाज़ एंड रिलेट टू एक्सटेंड। अब देखते हैं कैसे। अब ये इसके सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की तरफ इसकी ये स्टेजेस हैं, प्री स्ट्रक्चरल, यूनि स्ट्रक्चरल, मल्टी स्ट्रक्चरल, रिलेशनल स्ट्रक्चरल और एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। तो अब कुछ जगहों पर ये क्लियर नहीं किया गया कि इसके लेवल्स 4 हैं, इसके लेवल्स 5 हैं, वो क्यों? क्योंकि मैंने जो काफ़ी बुक सर्च करके मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है, मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि लिखने वाला खुद इस जवाब से ना अवॉइड कर रहा है। कुछ जगहों पे मैंने खुद देखा है बुक्स में डिफरेंस, कि कुछ जगहों पे प्री स्ट्रक्चर लिखा हुआ है लेकिन बोल्ड किया हुआ है, लेकिन उसको हेडिंग नहीं बनाया हुआ। उसके बाद नंबर 1 यूनि दिया हुआ है, नंबर 2 मल्टी, नंबर 3 रिलेशनल एंड नंबर 4 एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट। अच्छा, उसके अलावा कुछ बुक्स में मैंने ये देखा कि प्री स्ट्रक्चरल को जो है नंबर 1 तो दिया हुआ है, लेकिन यूनि, मल्टी, रिलेशनल और एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट को ना अंडरलाइन करना शुरू किया हुआ है, जबकि प्री को छोड़ा हुआ है, इग्नोर किया हुआ है। तो मेरे जो मैंने सर्चिंग की तो उसके बाद मुझे जो क्लियर हुआ वो यही कि इसके लेवल्स 4 हैं, ठीक है। प्री स्ट्रक्चरल एक बेसिक लेवल है जिसको वो काउंटिंग में लेवल कंसीडर नहीं करते, यूनि से ही स्टार्ट करते हैं, यानी एक सिंगल कॉन्सेप्ट यूनि, ठीक है। प्री हमारा वो जो हमने कॉग्निटिव में नॉलेज वाली साइड पढ़ी थी कि रिकॉल करना, तो प्री स्ट्रक्चरल जो स्टेज है वो सिंपली बेसिक स्टेज है जो कि रिकॉल करने, रिकॉलिंग ऑफ या मेमोराइजिंग ऑफ नॉलेज, ठीक है, प्री स्ट्रक्चरल स्टेज, जिसको वो नंबरिंग में शामिल नहीं कर रहे, लेकिन कुछ को क्लियर ना होने की वजह से पांचों शामिल किए हुए हैं, लेकिन उसको उसके साथ भी थोड़ा सा ऐसे कर रहे हैं कि लर्नर जो है वो कंफ्यूज हो रहा है कि टोटल लेवल्स कितने हैं। तो ये टोटल लेवल जो मेरी सर्चिंग के अकॉर्डिंग है वो 4 ही हैं, 4 स्टेजेस हैं, यूनि, मल्टी, रिलेशनल एंड एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट, जबकि प्री स्ट्रक्चरल काउंट होती है। अगर आप सोलो को एक्सप्लेन करें किसी के सामने तो आपने प्री स्ट्रक्चरल से ही स्टार्ट करना है, क्योंकि वो सबसे सिंपलेस्ट आपका जो अंडरस्टैंडिंग का ये समझ लें लेवल है, वहाँ से आप कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करते हैं। अब प्री स्ट्रक्चरल में क्या होता है, अब यहाँ पर एक आपके सामने शो हो रहा है कि सर्कल, एक डॉट है ये, ठीक है, प्री स्ट्रक्चरल में। अब इस डॉट को देख के आप लोगों के माइंड में क्या आ रहा है? कुछ भी नहीं आ रहा, ठीक है। इस ये लाइन जो है ये इसी को रिप्रेजेंट कर रही है, आई एम नॉट श्योर अबाउट, ठीक है, यानी मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ। यहाँ पर यानी कि प्री स्ट्रक्चरल है, आपको जस्ट थोड़ा सा आइडिया है, लेकिन आपको ये क्लियर नहीं है कि ये है क्या चीज़, ठीक है। जैसे मैंने कहा था कंप्यूटर की स्क्रीन ऑन हुई है तो आपको ये हुआ है कि कुछ हम करने वाले हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता क्या करने वाले हैं। तो ये वाला जो लेवल होता है ये प्री स्ट्रक्चरल होता है। दिस इज द फर्स्ट स्टेज वेयर स्टूडेंट्स डोंट रियली हैव एनी नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक बीइंग स्टडीड। सिंपली इसके लिए हमने पढ़ा था कि जो सोलो टेक्सोनोमी है, मूविंग फ्रॉम आइडिया टू आइडियाज, ठीक है। तो ये वाला जो स्टेज है ये बिल्कुल ही नो आइडिया स्टेज है, यहाँ पर कोई आइडिया ही नहीं है, ठीक है। एट दिस लेवल द लर्नर इज मिसिंग द पॉइंट, ठीक है, उसे नहीं पता कि असल क्या मतलब टॉपिक है, क्या पॉइंट है। इनकम्पिटेंट, नथिंग नोन अबाउट द सब्जेक्ट और टास्क, यानी बिल्कुल उसे कोई आइडिया नहीं है। अब यहाँ से यूनि स्ट्रक्चरल से स्टार्ट करते हैं। हमने कहा था सोलो टेक्सोनोमी मूविंग फ्रॉम आइडिया टू आइडियाज, तो वो चीज़, वो जो सेंटेंस है वो अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर आइडिया, एक आइडिया, ये पिक्चर शो कर रहा है 1, ठीक है। हमें यहाँ पता चल रहा है कि एक कॉन्सेप्ट है, एक आइडिया है। आई हैव वन रेलिवेंट आइडिया अबाउट, ठीक है, वन रेलिवेंट एस्पेक्ट इज नॉन, वन एस्पेक्ट ऑफ द टास्क इज पिक्ड अप एंड स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग इज डिसकनेक्टेड एंड लिमिटेड। यहाँ पर क्या होता है, सिर्फ एक एक कॉन्सेप्ट का पता है टॉपिक के, ठीक है, लेकिन उसके उसके साथ और कोई कॉन्सेप्ट्स वो कनेक्टेड नहीं है, कोई उसे क्लैरिटी नहीं है, सिर्फ वो एक कॉन्सेप्ट, उसको एक कॉन्सेप्ट या एक आइडिया का पता चला है जस्ट यहाँ पर, ठीक है। जो रिस्पॉन्स भी है उसका वो भी सिंगल पॉइंट पर ही बेस करता है। सिंपल वन आइडिया, वहाँ नो आइडिया था, यहाँ वन आइडिया हो गया,
ये सरफेस लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। मैंने आपको बताया था यूनी और मल्टी स्ट्रक्चर जो हैं, अब आपने यहाँ भी देखा होगा जो लेवल ऑफ थे अंडरस्टैंडिंग से या हमारी थिंकिंग स्किल्स थी, उनको भी यूनी से ही स्टार्ट किया गया है। इन्हीं चीज़ों को ऑब्जर्व करते हुए मैं इस पे पहुंची हूँ कि 4 ही स्टेजेस हैं, ठीक है, जिसमें प्री को स्टडी ज़रूर किया जाता है लेकिन पी को कंसीडर नहीं किया जाता, प्री स्ट्रक्चरल को। अब यूनी और मल्टी जो है ये सरफेस लेवल या लोअर ऑर्डर स्किल है, तो हम इस टाइम पे यही पढ़ रहे हैं यूनी को। सरफेस लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, आइडिया है एक सिंगल, लेकिन और आइडियाज ना होने की वजह से कोई रिलेशनशिप नहीं है आइडियाज के दरमियान, ठीक है, सिंगल कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पर मोर देन वन है, ठीक है, मल्टी स्ट्रक्चरल है, आई हैव सेवरल आइडियाज अबाउट, ठीक है, यहाँ पर भी सेवरल आइडियाज हैं, सेवरल कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन बट देयर रिलेशनशिप टू ईच अदर एंड द होल आर मिस्ड, लेकिन उनके दरमियान कोई कनेक्टिविटी नहीं है। हर आइडिया ऐसे उसके माइंड में समझ लें स्कैटर्ड है, बिखरा हुआ है, ठीक है, कोई उसको क्लैरिटी नहीं है, सिर्फ उसको आइडियाज पता यानी कॉन्सेप्ट्स मिल गए हैं डिफरेंट टॉपिक्स के, लेकिन वो उनको इंटर रिलेट नहीं कर पा रहा। ये भी सरफेस लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, यानी लोअर ऑर्डर स्किल है। रिस्पॉन्स विद मल्टीपल अनरिलेटेड पॉइंट्स, ये जो सेंटेंस लिखे हुए हैं इनको आप इस तरीके अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लें कि अगर आपसे इस तरीके से भी बात की जाए तो आप इनको पहचान लें कि ये कौन सी स्टेज की बात हो रही है। रिस्पॉन्स विद मल्टीपल अनरिलेटेड पॉइंट्स लेकिन मल्टीपल, ठीक है, तो वो मल्टी स्ट्रक्चरल की बात हो रही है कि सेवरल आइडियाज हैं लेकिन सब एक दूसरे से अनरिलेटेड है, इंटर रिलेट नहीं कर रहे, ठीक है, कोई रिलेशनशिप नहीं है। तो आप फौरन इस लाइन को पढ़ते ही अंडरस्टैंड कर जाएं कि मल्टी स्ट्रक्चरल स्टेज की बात हो रही है। उसके बाद ये आप प्रोग्रेसिंग फ्रॉम अनस्ट्रक्चर्ड टू मल्टी स्ट्रक्चरल सिंपली मीन्स दैट द स्टूडेंट नॉन अ फ्यू फैक्ट्स अबाउट दिस टॉपिक बट इट इज़ अनएबल टू लिंक देम टुगेदर, यानी वही बात है इन्होंने यहाँ पर नोट में एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद है रिलेशनल। अब जो रिलेशनल वाला लेवल है, अब रिलेशनल में क्या है, रिलेशनल में देखें कि सेवरल आइडियाज, अब आप पिक्चर को ही देख के समझ जाएं, आपको कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। सेवरल आइडियाज और हर आइडिया एक दूसरे से लिंक कर रहा है, इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। The aspects are linked and integrated and contribute to a deeper and more coherent understanding of the whole. ये डीपर लेवल है, ठीक है, वो सरफेस लेवल था, ये डीपर लेवल है रिलेशनल का। द स्टूडेंट में अंडरस्टैंड रिलेशंस बिटवीन सेवरल एस्पेक्ट्स एंड हाउ दे माइट फिट टुगेदर टू फॉर्म अ होल, ठीक है, यानी अब वो तमाम आइडियाज को कंबाइन यानी समझ भी रहा है, उसके बाद उन सबको कंबाइन करने के बाद एक होल आइडिया भी क्रिएट कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर ये इस लेवल पे होता है। उसके बाद नेक्स्ट है एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट। अब एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट में क्या होता है कि यहाँ पर पिक्चर को ही देखें, आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कि मल्टीपल आइडियाज़ अंडरस्टैंड या मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड कर रहा है, उसके बाद उन्हें इंटीग्रेट भी कर रहा है और उसके बाद उनकी बेस पे कुछ न्यू जनरेट कर रहा है, ठीक है, कुछ इनोवेशन लेके आ रहा है। आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, सिंपल एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट में आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग का कॉन्सेप्ट दिया गया है कि कुछ न्यू जनरेट कर रहा है, कुछ न्यू क्रिएट कर रहा है। क्लियर है? यस मैम, इंटरेस्टिंग। यस मैम, क्लियर। ओके, तो मैं तो चाह रही थी कि आगे छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट्स हैं कि हम आज कंप्लीट ही कर लेते, लेकिन 9 हो गए हैं। जीके की क्लास होगी आप लोगों की, आई थिंक जीके की है आप दोनों बैचेस की क्लास? यस मैम है। ओके, है। चलें ठीक है, फिर कल मैं हम लोग इंशाल्लाह कल कर लेंगे कवर। मैं आपको आपको बताता हूँ kindly। जी ये जो अभी हमने 3 डोमेन्स पढ़ी है ना, हाँ जी जैसे कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर वाली, जी जी तो मैम आपने साइकोमोटर की जो एग्जांपलें दी हैं, जैसे रनिंग वाला था, जी जी उसमें हम अपने माइंड के साथ से जो चीज़ें चेंज कर रहे हैं, मतलब हमें जो है इंस्ट्रक्टर ने सिखा तो दिया, बिल्कुल। उसके बाद हम अपना माइंड यूज कर रहे हैं, तो इस हिसाब से अगर हमें जो है हमारा इंटरव्यू वाला हमें वो कोई चीज़ देता है, तो हम वो कैसे जो है उनके अंदर डिफरेंस मालूम कर सकेंगे। आप किसमें ब्लूम वाली टेक्सोनोमी की बात कर रहे हैं? यस मैम। कि आप कहना चाह रहे हैं कि ब्लूम टेक्सोनोमी में अगर हमें इसी तरह कोई चीज़ वो देना चाहे